चलिए देखिएगा, थोड़ा सा सबसे पहले हम अपना सिलेबस नोट डाउन करेंगे कि हमारा क्या कोर्स है और किस तरह से हमें इसमें पढ़ना है। तो ये आपका है पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर का नाम क्या है आपका? फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। हंड्रेड मार्क्स का आपका ये पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका जो ये पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें आपका जो पार्ट ए है वो है 80 नंबर का, 80 मार्क्स। और ये जो 80 मार्क्स है ये बेसिकली अकाउंट्स है आपकी, अकाउंट्स जो आप लोग 11th-12th में करके आए हैं। और जो पार्ट बी है आपका, वो पार्ट बी है आपका 20 मार्क्स का, जो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स के ऊपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो 80 नंबर में तो हमें क्या पढ़ना है? अकाउंट्स पढ़नी है। और 20 नंबर के लिए हमें क्या पढ़नी है? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। अब अकाउंट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या मेजर टॉपिक हैं, तो आप टॉपिक्स जरूर लिख लें ताकि आपको ध्यान रहेगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है आपके पास। बेसिक अकाउंटिंग मतलब जिसमें हम क्या चीज सीखेंगे कि व्हाट आर दी टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट्स, व्हाट आर अवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आप लोगों ने 11th क्लास के स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ा भी होगा कि कई सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हमारी जो अकाउंटिंग क्या होती है, बेस्ड होती है। तो वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग में। फिर हमारे पास है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आइटम्स। हमारे बिजनेस में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं कैपिटल नेचर खर्चे और एक होते हैं रेवेन्यू नेचर खर्चे। इसी तरह से हमें इनकम भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू नेचर इनकम और कैपिटल नेचर इनकम। हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट और लॉस और कैपिटल नेचर प्रॉफिट और लॉस। तो वो सारी चीजें कि कब किस इनकम को या एक्सपेंस को या प्रॉफिट को कैपिटल नेचर प्रॉफिट बोला जाएगा या रेवेन्यू नेचर आइटम बोला जाएगा, इनके जो रूल्स हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, विच इज नोन एज कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आइटम्स। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। हाँ, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फिर हम क्या बनाना सीखेंगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस, जो आप लोग 11th क्लास में बना चुके हैं। बट मैं फिर भी आपको सारी चीजें जीरो से पढ़ाने वाला हूं। फिर उसके बाद आप क्या सीखोगे? ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस,
क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्री। ये भी आप लोगों ने 11th क्लास में सीखी होंगी कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 5 उतार लो, आप लोग भी कॉपी में उतार लो सभी जने ये, ताकि कम से कम एक बार हमें कंटेंट पता रहेगा कि हमारे चैप्टर क्या क्या है। तो वापस से मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो 100 मार्क्स का जो हमारा ये पेपर है ये दो पार्ट में डिवाइड है। 80 मार्क्स में तो आप क्या पढ़ने वाले हो, अकाउंटेंसी, और 20 मार्क्स में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ऐसे बनाओ 100 मार्क्स, इसके दो हिस्से कर दो, 80 मार्क्स अकाउंट्स, 20 मार्क्स कॉस्टिंग। पेपर नंबर 2 है ये हमारा फाउंडेशन का। पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसमें पार्ट ए है 80 मार्क्स जो कि अकाउंट्स है, और पार्ट बी हमारा 20 मार्क्स का है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब अगर हम बात करें कि हमारे अकाउंट्स के सिलेबस में क्या है हमारे पास, तो देखिएगा अकाउंट्स में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग में हमारी जो डेफिनेशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं। फिर दूसरा टॉपिक लिखेंगे कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आइटम। पहला टॉपिक तो हो गया बेसिक अकाउंटिंग, दूसरा आपके पास हो जाएगा कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल वर्सेस, हाँ, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू मतलब कौन से आइटम्स को हम कैपिटल नेचर आइटम बोलेंगे, कौन से आइटम्स को हम रेवेन्यू नेचर आइटम बोलेंगे। फिर हमारे पास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। फिर हमारे पास है ट्रायल बैलेंस, कॉमा क्लोजिंग एंट्रीज एंड ओपनिंग एंट्री। ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगला जो हमारे पास है वो है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग।
नेक्स्ट फाइनल अकाउंट्स with adjustments, final accounts with adjustment. NPO तो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो 11 तो ये हमारे पास मेजर टॉपिक हैं, बीच बीच में कुछ छोटे टॉपिक्स और आते रहेंगे, वो टॉपिक्स के साथ हमारे पास इनबिल्ट हो जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग केवल एक सिंगल टॉपिक है कि जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक्स या फंडामेंटल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 80 मार्क्स की अकाउंट्स हो गई और 20 मार्क्स का आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, पेपर पैटर्न में मैंने आपको क्या बताया, पेपर पैटर्न आपका आता है कंप्लीटली एमसीक्यूज होंगे आपके पास। ठीक है, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में आपके 10 मतलब 40 क्वेश्चंस तो यहां से आएंगे अकाउंट्स वाले पार्ट से, और 10 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो हमें जो चीज समझनी है वो ये है कि हमें एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं ताकि हम स्पीड ले सकें और उसको कवर कर सकें। ठीक है, तो बस ये अपना सिलेबस रहेगा फाउंडेशन का कि इस तरीके से हमारे पास ये चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं। देखिएगा, अब चैप्टर्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि भाई अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम उसको किस तरह से किस वे में प्रोसीड करेंगे। तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अब आप चैप्टर 1। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 विच इज बेसिकली रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंटिंग। अच्छा, अब ये होता क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? देखो क्या होता है, समझना, लिखना कुछ नहीं है अभी आपको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ये कौन है? मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए जो है ये एक बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस में उधार माल भी बेचना पड़ता है, क्योंकि जब आप क्रेडिट पर सेल करते हो तो नो डाउट कैश के कंपैरिजन में माल ज्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आप एक फैसिलिटी दे रहे हो कि भैया तू क्रेडिट पर आज माल ले जा, पैसा 2 महीने बाद दे देना, पैसा 3 महीने बाद दे देना। तो मिस्टर ए ने क्या किया, क्रेडिट पर माल बेच दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब देखिएगा एक ट्रांजैक्शन तो क्या है, क्रेडिट फॉर मान लीजिए 2 मंथ। अब क्या है पाए, एक ट्रांजैक्शन तो ये है आपने 2 महीने की क्रेडिट पर माल बेचा,
2 महीने आप वेट करो, 2 महीने बाद बी जो है वो आपके पास आएगा और आपको आपका पैसा दे देगा। वो तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। बट अब हम पेमेंट के एक और रूट की बात करेंगे, एक और वे ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। अब क्या हुआ, ए को ये पता है कि यार मुझे बी जो है वो पैसे कब देगा, 2 महीने बाद देगा। अब मान लो बीच में ए को भी जरूरत पड़ सकती है पैसों की, तो ए और बी क्या करते हैं, एक नए ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन क्या है वो समझना। ए ने बी को बोला कि भाई देख, मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा। इस डॉक्यूमेंट में मैं तेरे ऊपर एक पॉइंट डालूंगा कि भैया आज से 2 महीने बाद, कौन बोल रहा है ये, ए बोल रहा है, किसको बोल रहा है, बी को। एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा जिसमें मैं क्या लिख रहा हूं कि आज से 2 महीने बाद 50,000 रुपए या तो तू मुझे देगा, या तो तू मुझे देगा, या मेरे बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को देगा, या फिर जो इस डॉक्यूमेंट को लेकर तेरे पास आएगा उसको दे देगा। 3 बातें बोली उसने, क्या क्या बोला, या तो तू मुझे देगा 2 महीने बाद पैसे, या मेरे बिहाफ पर किसी और को दे देगा, या ऐसे बोल दूं, या तो तू मुझे देगा या जो व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट को लेकर आएगा मेरे बिहाफ पर तो उसे क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। ऐसा डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया, ए के द्वारा, और इस पर बी ने अपने साइन कर दिए। साइन करने का मतलब है उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं आपकी ये बात मान रहा हूं। जैसे ही बी ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए, ये डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया जिसका क्या नाम पड़ा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उसको लिखने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक ऑर्डर देता है। क्या बोलता है उसे, ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है कि तू इस बिल में लिखा हुआ अमाउंट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या तो मुझे दे देना या मेरे बिहाफ पर किसी और को दे देना। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स। ए बी को बोल रहा है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों किया जाता है। भाई क्रेडिट पर माल बेचा, 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे कि इसके कई रीजन हैं कि इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के ए को कई बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो अभी हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो फिर समझना, ए ने बी को उधार माल बेचा, कितने टाइम बाद उसे पैसा मिलेगा, 2 महीने बाद। तो इसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा इसने बी को एक ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया कि भाई आज से 2 महीने बाद तो मुझे या मेरे बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को क्या दे देना, इस बिल में लिखा हुआ अमाउंट क्या कर देना, पे कर देना। इस बात पर बी ने अपने क्या कर दिए, साइन कर दिए। यानी मैं बोलूं कि बी ने हाँ भर दी, एक्सेप्टेंस दे दी। तो ये डॉक्यूमेंट अब एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया जिस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बताओ क्लियर यहां तक, बिल्कुल बात समझते जाना, जहां अटको वहीं मुझसे आप पूछते हैं। क्योंकि देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूं बेसिक टर्म्स हर चीज आपको आनी चाहिए अकाउंट्स की। ठीक है आरोही, आप भी कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना मुझे रोककर। यस सर। आओ, अब बात आती है इनके नामकरण संस्कार। कुछ नाम रखें अच्छा सा, ए और बी तो ठीक है दुनिया ही जानती है। तो जो व्यक्ति ये डॉक्यूमेंट लिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अरे ये तो नाम है उसका, इसको कोई अच्छा सा कुछ बोलो, क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉअर।
भूल गए नाम सब, गया अपना तो 11। क्या बोलते हैं इसे? ड्रॉ। ड्रॉर मतलब जो ड्रॉ कर रहा है, जो लिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। और इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉई। जिसके ऊपर लिखा जाएगा उसे क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, अगर आप 0 पर भी हो मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मैं तो ये मानकर कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं कि आपको आता है। मैं तो मानूंगा आप 0 पे हो, आप पहली बार ये पढ़ रहे हो, बस ठीक है। फायदा ये होगा, आपको वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी जैसे जैसे आप पढ़ोगे। इसे क्या बोलते हैं? जो बिल लिख रहा है उसे क्या बोलोगे? पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से चालू हो गया। द पर्सन हु ड्रॉ अ बिल इज नोन एज, मतलब पहला क्वेश्चन यहीं से चालू हो गया। ऐसे ही बनेंगे ऑब्जेक्टिव, हर लाइन पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक पर्सन जो बिल को लिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉअर। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल या ऑन whom बिल इज ड्रॉन, एक पर्सन जिस पर बिल लिखा जाएगा या एक पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। तो इनके दूसरे नाम भी हो गए, अपने भी तो घर पे होते हैं ना, जैसे एक नाम ख्वाहिश है, घर पे कुछ और बोलते होंगे। तो उसी तरह से ड्रॉअर को अपन क्या बोलते हैं? अरे ये नहीं, ड्रॉअर को अपन बोलते हैं राइटर, जो बिल लिख रहा है। और जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है इसे क्या बोलोगे? एक्सेप्टर। टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी भाई। ड्रॉअर या इसको क्या बोलेंगे? राइटर। और ड्रॉई या तो क्लियर, बिल्कुल समझ आ रहा है? अब मत भूलना। और इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बीआर। ये डॉक्यूमेंट क्या बना? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ जानते हो? अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड अ राइट टू रिसीव। रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलेगा। एक तो होता है रिसीव्ड यानी मिल गया, एक होता है रिसीवेबल यानी मिलेगा। तो यहां रिसीवेबल क्यों जुड़ा? क्योंकि पैसा कब मिलेगा? 2 महीने बाद। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। क्लियर? 2 महीने, 2 महीने क्या बोलेंगे इसे? टर्म ऑफ बिल, यानी कितने पीरियड के बाद आपको पैसा मिलेगा उसे क्या बोलोगे? टर्म ऑफ बिल। सब लिखवाऊंगा, निश्चिंत रहो, या फिर लिखे लिखा है नोट्स होंगे उससे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? इन टर्म्स को समझना। इसे क्या बोलेंगे? टर्म ऑफ बिल। क्लियर? 50,000 क्या है? अमाउंट ऑफ बिल। ये हो गया अमाउंट ऑफ। क्लियर? आ जाओ वापस से स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन है ए, इसने एक बिल लिखा किसके ऊपर? बी के ऊपर, जिसमें उसने उसे क्या दिया? ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन बनेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिक्वेस्ट होती है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। उसमें भी क्या? अनकंडीशनल ऑर्डर। एक एक वर्ड को सुनना, इतने ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं इनके ऊपर, मैं आपको बताता चल रहा हूं। ए बी के ऊपर जो बिल लिखता है ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल मतलब ये कोई कंडीशन नहीं लगा सकता इस पर। ये नहीं बोल सकता मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो तभी दूंगा जब तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से होगी। समझ रहे हो? या मैं तो तभी दूंगा जब मोदी सरकार हार जाएगी। कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल ऑर्डर। तो अब फिर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज, ए पॉइंट डाल देगा कंडीशनल ऑर्डर है, बी पॉइंट डाल देगा अनकंडीशनल ऑर्डर है, सी पॉइंट डाल देगा
रिक्वेस्ट है, ऑर्डर ही नहीं है, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा है प्लीज मेरे पैसे दे देना। और डी नन ऑफ द अबव, तो आप क्या बोलोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर, बिना कंडीशन के ऑर्डर होता है ये, यानी मैंने अगर ख्वाहिश पर बिल लिखा तो अनकंडीशनल ऑर्डर दूंगा, मैं इसे आदेश दूंगा, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा प्लीज तुम पैसे दे देना। मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें आज से 2 महीने बाद मुझे या मेरे बिहाफ पर क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो क्लियर, जो पर्सन बिल लिख रहा है उसका नाम क्या है, ड्रॉअर या राइटर, ड्रॉअर या राइटर। और जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है, या मैं बोलूं जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई या एक्सेप्टर। जितने पीरियड के लिए बिल लिखा जा रहा है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ बिल। पीरियड को क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ बिल। और जितने अमाउंट के लिए, जितने अमाउंट उसमें ड्यू होगा उसे क्या बोला जाता है, बिल अमाउंट या अमाउंट ऑफ बिल। तो क्लियर है बिल्कुल कि ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट बना, ए ने ऑर्डर दिया बी को कि भैया आज से 2 महीने बाद इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर तू क्या कर देना, या तो मुझे पैसा दे देना या मेरे बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को पैसा दे देना। तो इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल। और ये पर्सन बने ड्रॉअर और द रिलेशन बिटवीन ड्रॉअर एंड ड्रॉई विल बी, अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, द रिलेशन बिटवीन ड्रॉअर एंड ड्रॉई विल बी, ए ऑप्शन प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, बी मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन, सी डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन, डी नन ऑफ द अबव। सी डेटर एंड, ए और बी के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन किस चीज को डिनोट करता है, डेटर और क्रेडिटर के रिलेशन को डिनोट करेगा। ना तो ये प्रिंसिपल एजेंट है, ना मास्टर सर्वेंट है, ना कुछ और। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, क्योंकि ए ने बी को माल बेचा तो ए के लिए तो बी क्या बन गया, डेटर, और बी के लिए ए क्या बन गया, क्रेडिटर। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या बना, डेटर और क्रेडिटर। बोलो क्लियर है आरोही, समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, क्योंकि आप ही अभी ऑनलाइन हो इस समय, बाकी तो क्या ऑफलाइन है तो मैं चेहरों से ही पता लगा लेता हूँ कि आया कि नहीं आया। तो बताते रहना आरोही बीच बीच में। चलिए अब बताओ कितने क्वेश्चन बन गए, 5 ऑब्जेक्टिव तो केवल इस छोटी सी बात पर बन गए। द पर्सन जो लिखेगा ड्रॉअर, जिसके ऊपर लिखा जाएगा ड्रॉई, डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, पीरियड को बोलेंगे टर्म ऑफ बिल, और इनके रिलेशन जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, डेटर्स और क्रेडिटर्स के रिलेशन में ये पर्सन यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। चलो अब बिल्कुल सिंपल बात करते हैं, ये एक नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन है, अब इसकी एंट्री डालना भी सीखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ जब ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, ए ने बी के पहले माल बेचा सबसे पहले। तो बताओ ए ने जब माल बेचा बी को तो ए की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, बी को वो अपना क्या बना लेगा, डेटर बना लेगा, और सेल्स को बुक कर देगा। तो एंट्री बनी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर, लिखेंगे अपन बाद में, अब टेंशन मत लो। अभी अपन सिर्फ चैप्टर का आज ओवरव्यू लेंगे, बहुत सारी चीजें आज पढ़ेंगे, फिर अपन जब स्टार्ट करेंगे तो सारी एंट्रियां क्वेश्चन सब करेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ए ने माल बेचा तो बी ने क्या किया, खरीदा। अगर ए के लिए सेल है तो बी के लिए क्या है, तो बी परचेज की एंट्री डालेगा। तो बी की एंट्री डालेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि वो ए को अपना क्या बना लेगा, क्रेडिटर बना लेगा। क्लियर। अब इसके बाद इसने बिल लिखा और बिल को बी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती है, बिल की एंट्री उस दिन बनती है जिस दिन एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही तभी बना,
आप समझो, मैंने इनको कोई कागज दिया, क्या वो लीगल कागज बन गया क्या? वो कब बनेगा एक लीगल कागज? जब उस पर मेरे और इनके दोनों के साइन होंगे। जब हम दोनों उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करेंगे तभी तो जाकर आपका वो बिल बनेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री जो बनती है वो बिल के एक्सेप्टेंस पर बनती है। जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को ये एक्सेप्ट कर लेगी ट्वाइस, मेरे लिए तो वो क्या बन जाएगा? बीआर, क्योंकि वो मुझे कुछ दिलवाएगा। टर्म से समझो, रिसीवेबल किसके लिए है? ए के लिए कि बी के लिए? बी के लिए, और पेबल किसके लिए है? बी के लिए, और बिल जोड़ दो आगे। तो बी के लिए तो पेबल है। बिल्कुल, ए को तो पैसा मिलेगा किसके थ्रू? बीआर के थ्रू। तो वो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल हो गया मेरी बुक्स में। इसको पैसा किसके बिहाफ पर? बिल के बिहाफ पर। तो इसके लिए वो क्या बन गया? बिल्स पेबल बन गया। जिसको पाना है उसके लिए रिसीवेबल, जिसको देना है उसके लिए पेबल। तो ए की बुक्स में तो इस डॉक्यूमेंट को हम बीआर के रूप में रिकॉर्ड करेंगे और बी की बुक्स में इस डॉक्यूमेंट को हम बिल्स पेबल या बीपी के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। बोलो यहां तक की बात समझ आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में बार बार काम आने वाली है और इन हर एक टर्म्स पर आपका दो ऑब्जेक्टिव बनेंगे। हर टर्म्स पर दो ऑब्जेक्टिव। कैसे? एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। चलो अपन बात करते हैं टर्म्स पर। अब सुनते जाना है। एक टर्म यहां हम यूज करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या टर्म है? डिस्काउंटिंग। तो अब पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्या पूछेगा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मींस, कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है? बताओ, क्या जानते हो आप डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब? बैंक के पास जाके रिसीवेबल दे देता है डिस्काउंट पे। ठीक है, और कोई और कुछ? डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि बिल की ड्यू डेट से पहले आपको बिल का क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। किसके द्वारा मिलेगा लेकिन ये पैसा? केवल बैंक के द्वारा। यानी इस बिल पर एक फैसिलिटी होती है। मान लो ए को पता है कि 2 महीने बाद पैसा आएगा, लेकिन उसे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या कर सकता है? ये बिल किसके पास लेकर जाएगा? बैंक के पास। बैंक कुछ चार्जेस आपसे लेगा और वो चार्जेस लेने के बाद बैंक आपको क्या दे देगा? पैसे दे देगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि बिल डिस्काउंटिंग इज, फिर आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा कि भैया बिल डिस्काउंटिंग का क्या ये मीनिंग होता है, बिल डिस्काउंटिंग का क्या ये मीनिंग होता है, इस तरह से। या पूरा सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि इस टर्म को क्या बोला जाता है। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं, अमाउंट रिसीव्ड, सुनना ध्यान से, अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्रॉअर फ्रॉम बैंक बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल इज नोन एज। ए को ड्यू डेट से पहले अगर बैंक से पैसा मिल गया तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? तो आप क्या आंसर दोगे? डिस्काउंटिंग। ऑप्शन क्या दे देगा वो? बोले इसे हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं, इसे हम रिबेट ऑफ बिल बोलते हैं, इसे हम रिटायरिंग ऑफ बिल बोलते हैं, इसे हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। कई सारे नाम दे देगा। डेफिनेशन उसने दे दी और 4 ऑप्शन दे दिए। तो जब भी ड्रॉअर को ड्यू डेट से पहले किससे पैसा मिल जाए? बैंक से। ध्यान रखना, डिस्काउंटिंग केवल और केवल कौन कर सकता है? बैंक। बैंक के अलावा बिल की डिस्काउंटिंग कोई नहीं कर सकता। तो जब ड्रॉअर को बैंक से बिफोर द ड्यू डेट क्या मिल जाए? अमाउंट रिसीव हो जाए, तो इसे क्या बोला जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोला जाता है। क्लियर? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, बिल डिस्काउंटिंग में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हुई? 1, 2, 3 और 4। 2। अब बताओ। 3 आरोही,
Sir, B. कितनी? वापस बोलो, आवाज नहीं आई मेरे पास। सही बोल रहे थे आप, लेकिन बोलो तो सही वापस। Sir, B. दो दो पार्टी हुई, बिल्कुल ठीक। क्यों? मुझे एक बात बताओ, बिल डिस्काउंट करवाने कौन गया? किसके पास? तो कौन, कितनी पार्टी हुई? भाई इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, ड्रॉई का तो डिस्काउंटिंग में। देखो एक और ऑब्जेक्टिव बन गया कि इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व। यानी क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन डिस्काउंटिंग प्रोसेस, कि डिस्काउंटिंग प्रोसेस में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हो गई ड्रॉअर और एक, तो अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, द पार्टीज इन्वॉल्व इन डिस्काउंटिंग विल बी नोन एज, ए ऑप्शन ड्रॉई एंड बैंक, दूसरा ऑप्शन ड्रॉअर एंड ड्रॉई, तीसरा ऑप्शन ड्रॉअर एंड बैंक, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। समझ लो, क्वेश्चन को सोचो, कैसे भी वो पूछ सकता है। मतलब एक एक पॉइंट पर बहुत बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी? देखो मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन तो ये बना कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विल बी, कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किसे कहा जाता है। दूसरा से आंसर दे देगा और पूछेगा इसे क्या बोला जाता है, कि भाई अगर आपको बैंक से बिफोर मैच्योरिटी पैसे मिल गए तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोला जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्काउंटिंग प्रोसेस, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी डिस्काउंटिंग प्रोसेस में। क्लियर? चौथा क्वेश्चन, द पार्टीज इन्वॉल्व आर, द पार्टीज इन्वॉल्व इन डिस्काउंटिंग आर, फिर ऑप्शन दे देगा ड्रॉअर एंड बैंक, ड्रॉई एंड बैंक, ड्रॉअर एंड ड्रॉई, नन ऑफ द अबव। तो 4 क्वेश्चन एक पॉइंट पर बन गए, केवल एक टर्म पर, कि भैया ये क्या कहलाती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आ रहा है समझ में? सारी चीजें, सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो होंगे, लेकिन हम उनको आंसर कब दे पाएंगे, जब ये सारी चीजें आपको रिटेन होंगी, कितनी कितनी चीजों को हम क्या क्या बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक। तो एक फैसिलिटी तो क्या मिल गई ए को, कि ये जा सकता है बैंक के पास और ड्यू डेट से पहले बैंक से क्या ले सकता है, पैसा ले सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल की क्या कर लेना, डिस्काउंटिंग करा लेना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये एक और पर्सन है, मिस्टर पी। ए और पी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, ए और पी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। ए परचेस्ड गुड्स फॉर ₹51,000। अब समझो, ए की तरफ से सोच रहे था, ए को बी से तो पैसे लेने हैं, क्योंकि ए ने बी को क्या बेचा हुआ है, माल। लेकिन ए ने माल किससे खरीदा हुआ है, तो ए को पी को पैसे देने। यानी अब इस सिचुएशन में जो पी है वो तो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, और बी आपका क्या बना हुआ है, डेटर बना हुआ है। अब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन समझना, जो बिल बी ने ए को दिया था, ए ने वो बिल पी को दे दिया इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ए को इसे पेमेंट करना था, समझो बहुत ध्यान से, ए को किसको पेमेंट करना था, पी को। कितने रुपए देने थे, 51। इसने क्या बोला, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जब आगे वाला मुझे देगा तभी मैं तुझे दूंगा। तो एक काम कर, ये बिल तू ले जा, मेरे पास एक 50,000 का क्या पड़ा हुआ है,
बिल पड़ा है, बीआर पड़ा है, तू अपने 51,000 रुपए के बदले में मुझसे 50,000 रुपए का क्या ले जा, बिल ले जा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसे कहा जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। यानी जब कोई भी बिल इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर या इन सेटलमेंट ऑफ एनी अमाउंट आप किसी तीसरी पार्टी को क्या कर देते हो, दे देते हो, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बिल को क्या कर देना, एंडोर्स कर देना। बिल को क्या कर देना, एंडोर्स कर देना। क्लियर? एंडोर्समेंट में कितनी पार्टी आ गई, आरोही अब आप ही बचे। एंडोर्समेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सर 2। बिल्कुल सही। अरे भाई ए और सी, आप यहाँ डायग्राम देखो, एंडोर्समेंट कौन किसको कर रहा है, इसका क्या रोल है भाई इसमें। मेरे पास कोई, देखो समझो, इन्होंने मेरे पे बीआर लिखा, तो इस समय हम दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, मैंने वो बीआर इनको दे दिया, अब हम दोनों ही तो इन्वॉल्व हैं। एंडोर्समेंट की एंट्री भी अगर आपको ध्यान हो तो ड्रॉ ही नहीं करता है। एंडोर्समेंट की एंट्री, इससे इनको क्या मतलब है कि मैंने किसको दिया वो बिल, मैंने अगर वो बिल इनको दिया तो ये मेरे और इनके बीच का ट्रांजैक्शन है। तो एंडोर्समेंट में कितनी पार्टी हुई। अब मैं आपसे पूछूं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैक्सिमम कितनी पार्टी हो सकती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी हो सकती है, 4, कितनी भी, 2 ही। आरोही आप ही बचे, सर 3। 3। वेरी गुड आरोही। अच्छा चलो अब आप बताओ, आपने 4 में क्या क्या बोला, सोच के बोला। एक बैंक और, मुझे एक बात बताओ, अगर ए ने बैंक को बिल दे दिया तो इसको कैसे देगा, और अगर इसको दे दिया तो बैंक को कैसे देगा। हाँ आप बोलो कितनी भी, भाई ये क्या हो गया, जगत जगत बिल हो गया ये तो। मतलब पहले ए ने बी को दिया तो 2 पार्टी ये हुई। अब पता नहीं, अच्छा, फिर बी में एंडोर्स कर दिया। हाँ, तो अगर मान लो एंडोर्स भी कर दिया तो अब इसके पास थोड़ी बिल है, अब ये हो गई। मैं आपको बताता हूँ, 3 पार्टीज होती हैं, एक बिल की पार्टी होती है ड्रॉअर, दूसरा होता है ड्रॉई, और तीसरा होता है पेई। पेई मतलब जिसे बिल का पेमेंट मिलेगा। बिल का पेमेंट ड्रॉअर को भी मिल सकता है और किसी तीसरी पार्टी को, लेकिन वो तीसरी पार्टी एक ही हो सकती है, क्योंकि या तो वो बिल अगर बैंक के पास पड़ा है तो बैंक को पैसा मिलेगा, तो बैंक क्या बना, पेई बन गया। अगर वो बिल पी के पास पड़ा है, क्रेडिटर के पास, तो पैसा किसको मिलेगा, पी को, तो तीसरी पार्टी ये हो गया। अगर बिल खुद ए के पास ही पड़ा है तो 2 ही पार्टी रह गई इस बार, ए ड्रॉअर भी है और ए पेई भी है। तो यानी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैक्सिमम कितनी पार्टी हो सकती है, 3 पार्टी। क्या क्या नाम होंगे, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। बहुत ध्यान, बिल्कुल ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, अभी गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो चीजें सीखते जा रहे हो वो आपको क्या करनी पड़ेंगी, रिटेन रखनी है सारी। तो कितनी पार्टी हो गई, 3। क्या क्या नाम हो गए, ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन होता है, जो बिल को लिखता है। दूसरी पार्टी कौन हो गई, ड्रॉई कौन होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। और तीसरा हो गया पेई, पेई कौन होता है, जिसे उस बिल का पैसा मिलेगा, जिसे उस बिल का पैसा मिलेगा। ड्रॉअर कैन बी पेई, कैन नॉट बी पेई। अगर मान लो ड्यू डेट तक बिल ड्रॉअर ने अपने ही पास रखा तो बिल का पैसा किसे मिलेगा, ड्रॉअर को मिलेगा, तो वही पेई बन जाएगा। अगर उसने बिल बैंक को दे दिया तो बिल का पैसा किसको मिलेगा, तो बैंक क्या बन गया, पेई बन गया। अगर उसने बिल का पैसा, बिल किसको हैंडओवर कर दिया, पी को, अगर किसको हैंडओवर कर दिया, पी को, तो पेई कौन बन गया, पी बन गया। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी, डिस्काउंटिंग में 2, एंडोर्समेंट में 2,
और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की है 3 पार्टी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। क्लियर? अच्छा, जब बिल को डिस्काउंट करवाया जाता है तो बैंक आपसे चार्जेस देता है, उस चार्जेस को क्या बोलते हैं? बैंक क्या कर रहा है? बिल का डिस्काउंट कर रहा है ना, तो चार्जेस को क्या बोलोगे? मेरे क्वेश्चन में आंसर है डिस्काउंटिंग चार्जेस। भाई अगर आप बिल को क्या करवाने जा रहे हो, डिस्काउंट करवाने जा रहे हो, उसका चार्जेस पे कर रहे हो, तो यानी जब बिल के डिस्काउंट पर चार्जेस दिए जाते हैं तो उन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं। क्लियर? नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग चार्जेस। हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखो, मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं आपको, हम लेटर ऑन हर एक बात को दोबारा पढ़ेंगे। देखो फॉर्मूला क्या बनता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सिंपल, आपको कुछ नहीं लिखना अभी। अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल अपॉन 12। अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब होता है कि बिल को कितने समय बाद उसकी मैच्योरिटी पर लोगे आप, यानी आप जिस दिन डिस्काउंट करवा रहे हो वहां से लेकर और बिल की एक्चुअल ड्यू डेट में कितना समय है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बताता हूं, सुनना। एक जनवरी 2022 को कोई बिल लिखा गया और इसकी जो ड्यू डेट है बिल की, मान लेते हैं वो 3 महीने बाद आएगी, 3 महीने का बिल है। सेम डे आपने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा दिया। बताओ बिल का कितना समय बाकी है अभी? 3 महीने बाकी है। तो बैंक का जो बिल का अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो क्या हो गया? 3 मंथ। अगर मान लो आप डिस्काउंट करवाने 1 फरवरी 2022 को गए तो बिल का कितना समय बाकी है? 2 महीने। भाई देखो बिल कब लिखा? 1 जनवरी को। आप बैंक के पास कब गए? यानी 1 महीने तक तो आपने उसे अपने पास ही रखा और फिर 1 महीने के बाद आप बिल को लेकर किसके पास गए? तो अब बैंक के पास जब आप गए तो उस समय बिल का अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड को आप सिंपल भाषा में समझो, बिल का बचा हुआ समय, बिल का बचा हुआ समय कितना है? तो 3 महीने में से 1 महीने तो चले ही गया ना, तो जब आप बैंक के पास गए तो कितने महीने बचे? तो यानी 2 महीने के लिए आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि डिस्काउंट के चार्जेस निकाल कर बताइए कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा जो बैंक आपसे चार्ज करेगा, उसे हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस।